तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा और उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। और हम आपके बीच फिर आज की क्लास को लेकर उपस्थित हुए हैं। और हमारी जो क्लास होती है वो साइंस की क्लास होती है। और साइंस में भी हम जिस ब्रांच का बात करें वो हमारा ब्रांच होता है केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री में हम जिस अध्याय का बात कर रहे हैं वो अध्याय हमारा है फोर्थ। और फोर्थ कहें तो वो अध्याय का नाम जो आपके केमिस्ट्री सेक्शन में है वो आपका है परमाणु संरचना। परमाणु संरचना कहें तो एटॉमिक स्ट्रक्चर। और इससे पहले लगभग हमारी 2 क्लासेज हो गई है इसी अध्याय पे। हम इसी अध्याय पे आपके लिए 2 क्लास उपलब्ध करवा दिए हैं। तो जो लोग अभी तक उन 2 क्लास को कंप्लीट नहीं किए हैं, पहले आप उन 2 क्लास को कंप्लीट कर लीजिए, जिससे कि आप क्रमबद्ध तरीके से हर बात को समझ पाए। कहें तो सीक्वेंस वे में आप हर बात को समझ पाए। तो चलिए ज्यादा समय व्यतीत ना करते हुए हम आपके लिए आगे का झलक दिखाना स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले अगर हम बात करें किसी चीज का, तो सबसे पहले आपको बता दें कि हम जिस अध्याय का बात करेंगे वो आज भी हमारा अध्याय चौथा ही होगा, परमाणु संरचना ही होगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर ही होगा। तो थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले हम चाहते हैं कि प्रीवियस 2 क्लास का थोड़ा सा रिवीजन करवा दें, जिससे कि आपकी तैयारी और बेहतर हो जाए और आगे जो भी बातें हम बोले आपको कहें तो आसानी से इजी वे में समझ आ जाए। तो चलिए थोड़ा सा झलक देख लेते हैं। अध्याय का नाम है वो है हमारा परमाणु संरचना। परमाणु संरचना रिवीजन करवा रहे हैं, अभी आपको नोट नहीं करना है। जहां से हम बोलेंगे नोट करने वहीं से आपको नोट करना। परमाणु संरचना कहें तो एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर जहां से नोट करना होगा छुटकू हम बता देंगे, अभी नोट ना करेंगे। उसके बाद आपको हम बताए हैं कि एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में अगर आपको जानकारी रखना है तो पहले एटम के बारे में तो जानिए कि आपका एटम क्या होता है। तो पिछले दिन हम ये भी बताए थे कि परमाणु भी जो हमारा है डाल्टन के अनुसार क्या था, परमाणु अविभाज्य था। यानी पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण, छोटा कण परमाणु था। किनके अनुसार? डाल्टन के अनुसार। और डाल्टन ये भी बोले थे कि परमाणु अविभाज्य है। परमाणु क्या है? अविभाज्य है। क्योंकि डाल्टन को यह लगता था कि एटम शब्द का मतलब ही क्या होता है, एटम शब्द का मतलब ही होता है अविभाज्य। लेकिन आगे चलकर हम देखे थे कि एटम भी हमारा विभाज्य है, अविभाज्य नहीं है। अविभाज्य का मतलब है कि इससे छोटा, यानी इसे और विभाजित नहीं किया जा सकता, तोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन आगे चलकर ये लगा और ये पता चला कि एटम भी विभाज्य है। और विभाज्य है तो छोटे छोटे कणों में विभाज्य है। और उन कणों को अपपरमाणु कहते हैं या फिर मौलिक कण कहते हैं। अपपरमाणु या मौलिक कण। और पिछले दिन हम मौलिक कण भी बताए थे। और मौलिक कण में सबसे पहला मौलिक कण हम बताए थे इलेक्ट्रॉन। उसके बाद आपको हम बताए थे इलेक्ट्रॉन था। उसके बाद हमारा था प्रोटॉन था। उसके बाद हमारा प्रोटॉन था दूसरे नंबर पे, प्रोटॉन। और तीसरे नंबर पे हमारा कौन सा है? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन। चलिए सबसे पहले एक बार और परमाणु के बारे में, परमाणु संरचना करना है। संरचना का मतलब क्या है? व्यवस्था। संरचना का मतलब क्या है? व्यवस्था। तो किसका व्यवस्था करेंगे? परमाणु का। परमाणु का संरचना करेंगे तो परमाणु के बारे में तो जानना पड़ेगा ना। परमाणु भी आपका जो है, परमाणु जो है वो पदार्थ का सबसे छोटा कण है। पदार्थ का सूक्ष्मतम कण। ये किनके अनुसार था? सूक्ष्मतम कण ये किनके अनुसार था? ये हमारा था डाल्टन साहब के अनुसार। किनके अनुसार? डाल्टन साहब के अनुसार। लेकिन बाद में देखा गया तो परमाणु भी अविभाज्य नहीं है, विभाज्य है। और वो भी मौलिक कणों में विभाज्य है। और सबसे पहला मौलिक कण था इलेक्ट्रॉन, उसके बाद है प्रोटॉन, उसके बाद है न्यूट्रॉन। और इससे भी आगे जाएंगे तो इससे भी छोटा छोटा कण मिलता है, जिसको कहते हैं मेसॉन, बोसॉन, एंटी प्रोटॉन, एंटी इलेक्ट्रॉन। ये सब भी बहुत सारे छोटे छोटे कण हैं। तो वहां इतना डीप तुम्हें अभी जाना नहीं है, बस कहें तो ऊपर से ही ज्ञान ले लेना है, जितना 9th के लिए आपका बेस अच्छे से तैयार कर दे। 9th के लिए ये सब बात भी अपने आप में बहुत डीप है। तो चलिए यहां तक हमारा बात पिछले दिन हो गया था। जब ये पता चल गया कि हमारा एटम भी जो है वो मौलिक कणों में विभाजित है, इसका मतलब है कि वो मौलिक कणों का कहीं ना कहीं तो व्यवस्था होगा ना। यानी कहें तो परमाणु के अंदर ही मौलिक कण होगा। और ये परमाणु के अंदर ही इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का कहीं ना कहीं तो परमाणु के अंदर व्यवस्था कुछ ना कुछ होगा। तो इन्हीं व्यवस्थाओं को पढ़ने के लिए हम क्या कहते हैं, यानी परमाणु के अंदर की व्यवस्था को ही हम क्या कहते हैं? परमाणु संरचना।
यानी परमाणु संरचना, परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की व्यवस्था को ही क्या कहते हैं? परमाणु संरचना। क्या यहां तक किसी तरह का कोई दिक्कत? अब जब परमाणु संरचना के दौरान हम पढ़े थे, ये देखे थे कि सबसे पहले अगर परमाणु के अंदर के मौलिक कणों का व्यवस्था करने के लिए सबसे पहले कोई आगे निकल के आए थे, तो सबसे पहला हमारा प्रथम वैज्ञानिक था, वो हमारा कौन से थे? वो हमारे वैज्ञानिक थे जे टॉमसन। जे टॉमसन यानी परमाणु संबंधित अपना संरचना यानी अपना मॉडल सबसे पहले किन्होंने दिया था? वो हमारा था जे थॉमसन। इसके बाद आगे चलकर और आए, उसके बाद आए रदरफोर्ड। रदरफोर्ड इसका पूरा नाम है लॉर्ड अर्नेस्ट रदरफोर्ड। लॉर्ड अर्नेस्ट रदरफोर्ड ये हमारे दूसरे वैज्ञानिक थे। उसके बाद आगे चलकर फिर देखा गया तो नया नया मॉडल, क्या कि सभी के मॉडल में कुछ ना कुछ त्रुटि दिखता गया। अब जे थॉमसन ने ही जो मॉडल अपना दिया था, क्या इनका मॉडल पूर्णतः सही था? क्या पूर्णतः सभी के लिए लागू था? हर बात को संतुष्ट कर रहा था? तो कहेंगे नहीं कर रहा था। अगर हर बात को संतुष्ट हमारा जे टॉमसन का ही मॉडल कर देता, तो फिर रदरफोर्ड के मॉडल का क्या जरूरत था? तो हर एक के मॉडल में कुछ ना कुछ दोष उत्पन्न होता गया, जिस वजह से आने वाले आगामी वैज्ञानिक क्या करते गए? अपना अपना नया मॉडल देते चले गए। जैसे जे थॉमसन के मॉडल में त्रुटि होने के बाद कौन आए? रदरफोर्ड आए। और फिर इनके मॉडल में भी त्रुटि दिख गया। जब इनके मॉडल में त्रुटि दिखा, तब इनके बाद आए निल्स बोर। यानी कहें तो रदरफोर्ड के मॉडल में त्रुटि को, दोष को सुधारने के लिए रदरफोर्ड के बाद कौन वैज्ञानिक आए हैं? तो निल्स बोर, जिन्होंने रदरफोर्ड के द्वारा दिए गए परमाणु मॉडल में जो दोष दिखा, उस दोष को दूर किए। तो पिछली कक्षा जो हमारी हुई थी छोटकू, पिछली कक्षा जे थॉमसन का भी परमाणु मॉडल देख लिए, उसके बाद हम रदरफोर्ड का भी परमाणु मॉडल देख लिए थे। आज हम जो देखेंगे वो निल्स बोर का परमाणु मॉडल देखेंगे। आज किसका देखेंगे? तो निल्स बोर का परमाणु मॉडल देखेंगे। और आज की कक्षा हमारी यहीं से स्टार्ट होगी। आज की कक्षा हमारी यहीं से स्टार्ट होगी। बाकी सब जो हम भूमिका आपको बताए हैं, ये सब प्रीवियस क्लास का है। अगर आप देख लिए होंगे तो चलिए आपका रिवीजन मस्ट हो गया होगा। जो लोग नहीं देखे होंगे उनके लिए थोड़ा सा क्या कहें, बेस तैयार हो गया होगा। तो चलिए यहां तक रखते हैं और आगे चलते हैं अब नील्स बोर का परमाणु मॉडल। तो चलिए आ जाते हैं नील्स बोर के परमाणु मॉडल पे। नील्स बोर का परमाणु मॉडल। अब कहेंगे सर परमाणु मॉडल क्या होता है? तो छोटे को कुछ नहीं होता है, बस परमाणु संरचना का ही यहाँ थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। क्या दिया? थोड़ा कहे ना कि बात को घुमा दिया। जैसे कह देता निल्स बोर का परमाणु संरचना भी कहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, उसी को थोड़ा मॉडिफाई कर दिया और मॉडल कर दिया कि निल्स बोर का परमाणु मॉडल। संरचना को ही क्या बोल दिया है? मॉडल। तो आज की कक्षा हमारी जो होगी यहीं से स्टार्ट होगी, निल्स बोर का परमाणु मॉडल। अब इन्होंने निल्स बोर के परमाणु मॉडल का जरूरत क्यों पड़ा? ये तो सोचने वाली बात है कि भाई जे टॉमसन भी दिए परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड भी दिए परमाणु मॉडल, उसके बाद निल्स बोर आए परमाणु मॉडल अपना देने के लिए। तो भाई इनकी परमाणु मॉडल देने की क्या आवश्यकता पड़ गई? ये बात की तो जानकारी होनी चाहिए। तो छोटकू ये देखो कि जब जे थॉमसन के परमाणु मॉडल में कमियां आई, यानी हर बात को संतुष्ट नहीं कर पाए, तब हमारा आया कौन? रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। अब रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में भी कमी दिखा, तो उन कमी को दूर करने के लिए आगे चल के आए निल्स बोर, और निल्स बोर ने अपना परमाणु मॉडल दिया। तो वही बात थोड़ा सा लिख देते हैं, थोड़ा सा नोट भी कर लेंगे, धीरे धीरे लिखेंगे। रदरफोर्ड के थोड़ा सा लिख देते हैं। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में उत्पन्न दोष को, परमाणु मॉडल में उत्पन्न दोष को दूर करने के लिए निल्स बोर ने अपनी परमाणु
परमाणु संरचना की कुछ अवधारणाएं दी। अपनी परमाणु संरचना की कुछ अवधारणाएं दी। सबसे पहले अब आप बताइए, अगर आपसे कोई पूछ दे कि छोटकू बताओ नाभिक का खोज किसने किया, तो आप कहेंगे रदरफोर्ड। क्यों? क्योंकि पिछले दिन ही बता दिए थे कि नाभिक का खोज किसने किया था, रदरफोर्ड। अब ये अपना अवधारणा क्या दिए, तो पहला ये अपना अवधारणा दिया, हम लिखाएंगे भी सीक्वेंस में, पहले आप समझिए। पहला ये अवधारणा दिए कि मान के चलिए हम पिछले दिन बताए थे कि इलेक्ट्रॉन जो है अपनी अपनी कक्षाओं में ही चक्कर लगाता है, निश्चित कक्षा में। तो ये क्या किए, जैसे मान के चलो ये नाभिक है, तो ये परमाणु की पहली कक्षा मान लेते हैं, ये परमाणु की दूसरी कक्षा मान लेते हैं, ये परमाणु की तीसरी कक्षा मान लेते हैं, ये परमाणु की चौथी कक्षा मान लेते हैं, ये थोड़ा मिटा दे ऊपर वाला, चलिए ऊपर वाला मिटा लेते हैं, ये परमाणु की पांचवी कक्षा मान लेते हैं, ये हमारी परमाणु की पांचवी कक्षा रही। तो अब बताइए ये हमारी कौन सी कक्षा है, पहली कक्षा, ये हमारी दूसरी कक्षा, ये हमारी तीसरी कक्षा, ये हमारी चौथी कक्षा, ये हमारी पांचवी कक्षा। या ऐसे नहीं तो आगे हम फिर से बताएंगे, ऊर्जा स्तर में बताएंगे कि कक्षाओं को अंग्रेजी अक्षर के एल से स्टार्ट करते डिनोट करना, एल एम सॉरी के से स्टार्ट करते हैं, के एल एम एन, के एल एम एन और पांचवा ओ। अंग्रेजी अक्षर से अगर आप कक्षा को डिनोट करना चाहेंगे तो अंग्रेजी अक्षर से के एल एम एन ओ, पांच कक्षा था, ओ तक हमने दिखा दिया। तो इन्होंने क्या बताया कि नील्स बोर ने कि इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में ही, कहे तो सॉरी विशेष कक्षा में ही चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन जो है केवल अपनी अपनी कक्षाओं में ही चक्कर लगाता है, जिन कक्षाओं को इन्होंने क्या कह दिया, विशिष्ट कक्षा। अगर मान के चलो ये इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है पहली कक्षा में, तो इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा। दूसरी कक्षा में अगर 8 इलेक्ट्रॉन है, दूसरी कक्षा में अगर 8 इलेक्ट्रॉन है, कितना हुआ, 2 2 4 2 6 1 7 और 1 8, तो दूसरी कक्षा में अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो ये 8वां इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा में ही चक्कर लगाएगा। ऐसा नहीं है कि जब मन किया तो दूसरी कक्षा में चक्कर लगाएगा और मन किया तो आके पहली कक्षा में चक्कर लगाने लगेगा ना। जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन अपनी अपनी कक्षा में ही, केवल अपनी अपनी कक्षा में ही चक्कर लगाएगा। इलेक्ट्रॉन केवल कुछ ही कक्षा, जैसे जो इलेक्ट्रॉन की अपनी कक्षा है उसी कक्षा में चक्कर लगाएगा। तो इस तरह से इन्होंने पहली अवधारणा क्या दी, ये फिगर बना लेने के बाद नीचे लिख लेंगे, थोड़ा सा हम पॉइंट ही बना देते हैं, हेडिंग, नील्स बोर के परमाणु मॉडल की अवधारणाएं। नील्स बोर के परमाणु मॉडल की अवधारणाएं। और इन्होंने पहली अवधारणाएं क्या दी, तो इन्होंने पहली अवधारणा दी कि इलेक्ट्रॉन कुछ ही कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, जिसे विशिष्ट कक्षा कहते हैं। यानी अगर कहें तो पहली कक्षा इस 2 इलेक्ट्रॉन के लिए विशिष्ट कक्षा है, हर इलेक्ट्रॉन की अपनी अपनी विशिष्ट कक्षाएं होगी, यानी जिस कक्षा में वो चक्कर लगाएगा वो कक्षा उसके लिए विशिष्ट कक्षा है। तो पहला इन्होंने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन कुछ ही कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, जिसे या इन कक्षाओं को, ऐसे कर लेंगे, लगाते हैं इन कक्षाओं को या इन कक्षाओं को विशिष्ट कक्षा को ऑर्बिटल कहते हैं, यानी ऑर्बिट कहते हैं, या फिर कक्षा को या सेल को सेल, और इसको सेल ही कहते हैं। विशिष्ट कक्षा या सेल
कहते हैं। ये इनकी पहली अवधारणा थी। विशिष्ट कक्षा या सेल कहते हैं, ये इनकी क्या थी, पहली अवधारणा थी। अब हम आगे चलेंगे तो अब हम इसके बाद चलेंगे इनकी दूसरी कक्षा पे, ये सॉरी दूसरी अवधारणा पे। और दूसरी अवधारणा क्या है, तो आइए हम बताते हैं। चलिए, दूसरी अवधारणा इन्होंने ये दी कि इलेक्ट्रॉन 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 जब अपनी विशिष्ट कक्षा में, जब अपनी विशिष्ट कक्षा में चक्कर लगाती है, तो चक्कर लगाती है तो इनका विकिरण नहीं होता है। विकिरण कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं कि दूसरी कक्षाओं में चला जाएगा। जो इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में चक्कर लगाएगा वो अपनी कक्षा में ही रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि अगर ये दो इलेक्ट्रॉन है तो कभी विकिरण इसका हो जाएगा, नाभिक की ओर गिर जाएगा, कभी नाभिक से बाहर चला जाएगा, यानी अपनी कक्षा से बाहर चला जाएगा, ऐसा बात नहीं है। जो इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में चक्कर लगाया उसका कभी विकिरण नहीं होगा, यानी वो अपनी कक्षा में ही चक्कर लगाता रहेगा। दूसरा बात क्या था, देखो सुनो, परमाणु मॉडल की अवधारणा में निल्स बोर ने जो अपनी अवधारणा दी है, वो पहला अवधारणा था कि इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में चक्कर लगाएगा उस कक्षा को हम क्या कहेंगे, विशिष्ट कक्षा कहेंगे। अब बात आया कि इलेक्ट्रॉन जो अपनी विशिष्ट कक्षा में चक्कर लगाता है उस इलेक्ट्रॉन का कभी विकिरण नहीं होता है। इसका ये मतलब नहीं है कि इलेक्ट्रॉन यहां से आके नाभिक में गिर जाएगा, ऐसा बात नहीं है कि नाभिक से दूर भाग जाएगा, जहां पे है वहीं पे चक्कर लगाएगा। चलिए तीसरा अवधारणा देख लेते हैं। तीसरा अवधारणा थोड़ा समझने वाला बात है। समझने वाला बात यह है छुटको कि अब बताओ आप कि ये थोड़ा है ऊर्जा स्तर से, एनर्जी लेवल से। हम इसके बाद टॉपिक भी आपका बना देते हैं एनर्जी लेवल, लेकिन उससे पहले कुछ समझ लीजिए यहाँ पे, जिससे कि एनर्जी लेवल हमें बताने में अच्छा रहेगा। सबसे पहले आप हमें ये बताओ कि इलेक्ट्रॉन, या तो इलेक्ट्रॉन को कहीं से ऊर्जा मिल जाएगा या फिर इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ऊर्जा लॉस करेगा। दो तरह का काम करेगा। इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, या तो ऊर्जा कहीं से मिल जाएगा या फिर इलेक्ट्रॉन से ऊर्जा निकलेगा, मतलब उत्सर्जित होगा। तो जब इलेक्ट्रॉन में ऊर्जा आएगा इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन ऊर्जा गेन कर रहा है, और जब इलेक्ट्रॉन से ऊर्जा निकलेगा इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन ऊर्जा लॉस कर रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन एनर्जी लॉस कर रहा है। तो अगर इलेक्ट्रॉन में एनर्जी गेन कर रहा है कोई इलेक्ट्रॉन, या कोई इलेक्ट्रॉन एनर्जी लॉस कर रहा है, तो फिर उस पर किस प्रकार का इफेक्ट आएगा वो देखते हैं। अगर कोई इलेक्ट्रॉन है जो दूसरी कक्षा में चक्कर लगा रहा है, थोड़ा इस फिगर को, डायग्राम को मिटा दें, थोड़ा इस डायग्राम को मिटाते हैं और आपको अच्छे से हम समझाना चाहते हैं। इस डायग्राम को मिटा देते हैं। जैसे मान के चलिए ये आपका है नाभिक, जिसकी खोज रदरफोर्ड ने की। उसके बाद ये हमारी हुई पहली कक्षा, ये हमारी हुई दूसरी कक्षा, ये हमारी हुई तीसरी कक्षा। दिखाने के लिए बोल दिए 1 2 3 से स्टार्ट करेंगे, या फिर अंग्रेजी अक्षर से आप दिखाना चाहते हैं, कक्षा को सूचित करना चाहते हैं कि पहली कक्षा को किससे सूचित करेंगे, दूसरी कक्षा को किससे सूचित करेंगे, तीसरी कक्षा को किससे सूचित करेंगे। या तो आप कहें तो 1 2 3 कर लीजिए, या फिर नहीं तो अंग्रेजी अक्षर के कहां से स्टार्ट करेंगे, के से। के, पहली कक्षा के, दूसरी एल, तीसरी एम, चौथी एन, इस तरह से ये सूचित करने का तरीका है कक्षाओं को। अब आप छोटकू हमें ये बताओ कि हम आपको दो बात ही बताए, या तो कोई इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन कर लेगा या फिर कोई इलेक्ट्रॉन एनर्जी लॉस करेगा। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करेगा या फिर एनर्जी लॉस करेगा तो दोनों स्थिति में इलेक्ट्रॉन में कुछ ना कुछ इफेक्ट दिखेगा। और वो इफेक्ट क्या होगा हम यहाँ बताते हैं, वो ऊर्जा स्तर में इसके बाद टॉपिक भी बना देंगे आपका और यहाँ समझा भी देते। जैसे ये है हमारा इलेक्ट्रॉन है जो पहली कक्षा में ही चक्कर लगा रहा। नाभिक के बाद वाली कक्षा तो पहली होती है ना, नाभिक के सबसे नजदीक वाली कक्षा पहली, उसके बाद दूसरी, उसके बाद तीसरी। तो आप ये समझो कि जैसे ये इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में चक्कर लगा रहा है, और आप गौर से सुनो जो हम कहना चाह रहे हैं। और इस इलेक्ट्रॉन में क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन कहीं से एनर्जी अपने अंदर गेन कर लेता है। जब ये इलेक्ट्रॉन कहीं से एनर्जी अपने अंदर गेन कर लेगा तो आप बताओ क्या इसमें परिवर्तन कुछ दिखेगा कि नहीं दिखेगा। तो कहेंगे पक्का सर चेंज दिखेगा, इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आएगा। क्या आएगा, जैसे आप मान के चलो इसके पास पहले एनर्जी कम था तो पहली कक्षा में घूम रहा था, अब इसको एनर्जी मिल गया
तो ये क्या करेगा, अब तो ये अमीर हो गया ना, अब कहेगा हम पहली कक्षा के लायक नहीं है, हमको दूसरी में ले चलो। तो ये इलेक्ट्रॉन में जब अगर एनर्जी बाहर से आ गया तब ये पहली में नहीं रहेगा, ये दूसरी में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी क्षमता बढ़ गई, एनर्जी बाहर से मिल गया तो इसकी क्षमता बढ़ गई। फिर अगर दूसरी कक्षा में ये चला गया, फिर कहीं से अगर इसको एनर्जी आ गया है बाहर से, तो फिर ये अब कहेगा ना हमारी और क्षमता बढ़ गई, अब हम तीसरी में चले जाएंगे। अब हम ना पहली में चक्कर लगाएंगे ना दूसरी में चक्कर लगाएंगे, अब हमारी ऊर्जा लेवल बढ़ गई है, और जब ऊर्जा लेवल बढ़ गई है तो अब हमें तीसरी में ले चलो। कहने का ये मतलब है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में चक्कर लगा रहा है, यदि अपनी कक्षा में चक्कर लगाने के दौरान अगर ऊर्जा कहीं से उसको मिल जा रहा है तो वो अपनी कक्षा में फिर चक्कर नहीं लगाएगा, वो अपनी से अगली कक्षा में चक्कर लगाएगा। बात गौर कर रहे हैं? अपने से अगली कक्षा में चक्कर लगाएगा। कब? जब उसको ऊर्जा बाहर से मिल जाएगा। कोई दिक्कत? यानी जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी बाहर से गेन कर लेगा तब वो अपनी कक्षा में चक्कर नहीं लगाएगा, वो अपने से अगली कक्षा में चक्कर लगाएगा। सेम इसके विपरीत बात है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन तीसरी कक्षा में चक्कर लगा रहा है और मान के चलिए इससे ऊर्जा क्या हुआ, उत्सर्जित हुआ, ऊर्जा उत्सर्जित हुआ है, उत्सर्जित। अब आप बताओ ऊर्जा उत्सर्जित हुआ इसका मतलब है कि ऊर्जा लॉस हुआ है, यानी इस इलेक्ट्रॉन से ऊर्जा तो एनर्जी तो लॉस हुआ है ना। और जब एनर्जी लॉस हुआ है तो इसकी क्षमता घट गई, इसकी क्षमता घट गई तो अब आप बताइए ये तीसरी कक्षा में चक्कर लगाएगा ना, अब ये तीसरी से घट के दूसरी में आ जाएगा। अब इसकी ऊर्जा लेवल कम हो गया, तब ये तीसरी में चक्कर नहीं लगाएगा, अब किस कक्षा में चक्कर लगाएगा, तो दूसरी कक्षा में चक्कर लगाएगा। अगर इसकी और भी एनर्जी लेवल डाउन हो जाए, ये दूसरी में भी चक्कर नहीं लगाएगा, ये पहली कक्षा में आके चक्कर लगाएगा। बात समझ रहे हैं इस तरह से? तो यहां से दो बात आपको लिखाएंगे, और ये निल्स बोर का ही दिया हुआ है, निल्स बोर का ही दिया हुआ है। परमाणु मॉडल की अवधारणा जब ये तैयार कर रहे थे तो उसी समय ये सब बात बता दिए कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में चक्कर लगा रहा है और चक्कर लगाने के दौरान अगर उस इलेक्ट्रॉन को बाहर से ऊर्जा मिल जाता है तो वो इलेक्ट्रॉन अपने से अगली कक्षा में चक्कर लगाना स्टार्ट कर देगा। बात समझ गए? इसके उल्टा अगर कोई इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में चक्कर लगा रहा है और चक्कर लगाने के दौरान उसके एनर्जी लेवल में कमी आया है, तो अब वो इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में चक्कर नहीं लगाएगा, अपने से निचली कक्षा में चक्कर लगाएगा। यानी ये तीसरी से दूसरी में आया, अपनी से निचली आया ना, दूसरी से पहली आएगा, अपनी से निचली कक्षा आ रहा है। यही बात लिख देते। चलिए, तीन अवधारणा इसका था और तीनों अवधारणा हम क्या करते हैं, आपके सामने रख देते हैं। तो चलिए इसको थोड़ा मिटाते हैं और तीसरी अवधारणा लिखिए। आशा है कि समझ में आ गया होगा। आया समझ में? चलिए, तीसरी अवधारणा, जब इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में चक्कर लगाता है तो चक्कर लगाने के दौरान यदि उस इलेक्ट्रॉन को यदि वह इलेक्ट्रॉन कहीं से ऊर्जा ग्रहण कर लेता है तो ऊर्जा ग्रहण कर लेता है तो वह इलेक्ट्रॉन अब अपने से अगली कक्षा में चक्कर लगाना शुरू कर देगा। यानी अगर कोई इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में चक्कर लगा रहा है और चक्कर लगाने के दौरान उस इलेक्ट्रॉन को बाहर से कहीं से ऊर्जा मिल जाता है तो वो इलेक्ट्रॉन अब उसी कक्षा में चक्कर नहीं लगाएगा, अपने से अगली कक्षा में जाके चक्कर लगाने लगेगा। क्यों? क्योंकि उसको एनर्जी बाहर से मिल गया है, उस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल बढ़ गया है, और एनर्जी लेवल बढ़ गया है तो वो अपने से अगली कक्षा में जाके चक्कर लगाएगा। क्यों? क्योंकि पहली कक्षा का एनर्जी लेवल
पहली कक्षा का एनर्जी लेवल जो है वो दूसरी कक्षा से कम है। इसका मतलब ये है कि पहली का एनर्जी लेवल, उसके बाद उससे ज्यादा दूसरी कक्षा की एनर्जी लेवल होता है, उससे ज्यादा तीसरी कक्षा का एनर्जी लेवल होता है, उससे भी ज्यादा चौथी कक्षा का एनर्जी लेवल होता है, उससे भी ज्यादा पांचवी कक्षा का एनर्जी लेवल होता है। एनर्जी लेवल बढ़ा तो कक्षा भी तो बढ़ना चाहिए ना। चलिए इसी में लिखेंगे, थोड़ा ये पॉइंट लंबा जाएगा। इसके विपरीत, इसके विपरीत, इसी में तीसरे में, इसके विपरीत, विपरीत यदि कोई इलेक्ट्रॉन, यदि कोई इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में, अपनी कक्षा में चक्कर लगाता है और चक्कर लगाने के दौरान, और चक्कर लगाने के दौरान, के दौरान, दौरान उसके ऊर्जा स्तर में कमी आता है, तो लगाने के दौरान उसके ऊर्जा स्तर में, ऊर्जा स्तर में कमी आता है, तो आता है तो वह इलेक्ट्रॉन, वह इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन अब अपने से, अपने से निचली कक्षा में, निचली कक्षा में, निचली कक्षा में, कक्षा में चक्कर लगाना, चक्कर लगाना, लगाना प्रारंभ कर देगा, देगा। चलिए ये बात था तीसरा अवधारणा। तीन अवधारणा निल्स बोर का हम लिखाए हैं और तीनों अवधारणा आप लोग को याद रखना। एक बार और रिवीजन कहेंगे तो करवा देते हैं, लेकिन इस पॉइंट को थोड़ा रिवीजन में कर रखिए और ये पॉइंट आने वाली आगामी कक्षाओं के लिए 11th में भी आपको ये काम देगा, और आने वाले हर कक्षाओं में जहां केमिस्ट्री आप पढ़ना चाहते हैं वहां पे इन सभी बातों का याद रखना आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहां से जो हम बात बताए थे कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिल जाता है तो वो अपनी से अगली कक्षा में चक्कर लगाएगा। अगर कोई इलेक्ट्रॉन ऊर्जा उत्सर्जित कर देता है, अपने से निकाल देता है, तो उसका एनर्जी लेवल अब डाउन हो जाएगा, और एनर्जी लेवल डाउन हो जाने के बाद वो अब उसी कक्षा में चक्कर नहीं लगाएगा, अब उस कक्षा से भी निचली कक्षा में आगे चक्कर लगाएगा। बात यहां तक क्लियर हो गया। चलिए आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगला हम पॉइंट देते हैं ऊर्जा स्तर। अगला हम पॉइंट क्या देते हैं? ऊर्जा स्तर। तो आइए अब इसको मिटाते हैं और हम चलते हैं ऊर्जा स्तर की। चलिए तो तीनों लोगों का हम परमाणु मॉडल देख लिए। सबसे पहले जे थॉमसन का परमाणु मॉडल देख लिए, उसके बाद हम ये रदरफोर्ड का भी परमाणु मॉडल देख लिए, उसके बाद हम बोर-बरी का भी परमाणु मॉडल देख लिए। अब हम चलते हैं थोड़ा सा बोर-बरी में एनर्जी लेवल की चर्चा हुई है बोर-बरी के परमाणु मॉडल में, तो थोड़ा सा अगला टॉपिक हम एनर्जी लेवल को ही रख लेते हैं, और इसके बाद जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा ऊर्जा स्तर। क्या होगा? ऊर्जा स्तर, और इंग्लिश में कहेंगे तो एनर्जी, एनर्जी लेवल। और चलिए एनर्जी लेवल, तो एनर्जी लेवल नहीं, देखिए इलेक्ट्रॉन परमाणु के विभिन्न कक्षाओं में, यानी कहें तो अपनी अपनी कक्षाओं में चक्कर लगाता है। तो इलेक्ट्रॉन परमाणु के जिन कक्षाओं में चक्कर लगाता है वो कक्षा ही उसके लिए ऊर्जा स्तर है। उस कक्षा को ही क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में चक्कर लगाएगा उसी कक्षा को ही क्या कहेंगे? ऊर्जा स्तर कहेंगे। चलिए लिख देते हैं, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन परमाणु के, परमाणु के जिन कक्षा में या जिस कक्षा में, कक्षा कहें या इसी को क्या कहते हैं? सेल भी कहते हैं। जो सेल हो लिख लीजिएगा, ये वाला सेल होना चाहिए। सेल जिस कक्षा या सेल में चक्कर लगाता है, चक्कर लगाता है, उसी को या उसे ही ऊर्जा स्तर, ऊर्जा स्तर कहा जाता है, यानी एनर्जी लेवल। अब बात आता है कि थोड़ा यहां भी बात करते हैं, थोड़ा बना के दिखाते हैं। ये हमारा क्या है? नाभिक है, ये हमारा नाभिक है,
और नाभिक हमारा कैसा चार्ज वाला है? पॉजिटिवली चार्ज है, धनात्मक आवेश वाला है, पॉजिटिवली चार्ज है। और ये हमारी हो गई पहली कक्षा। उसके बाद हम मान लेते हैं ये हमारी है दूसरी, थोड़ा हटा के, थोड़ा नहीं तो गैदरिंग हो जाएगा। ये पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा, उसके बाद हमारा क्या है, ये हमारा रहा तीसरी कक्षा। उसके बाद आइए ये हमारा है चौथी कक्षा। इसके बाद एक ही और बनाएंगे, नीचे नहीं दिखेगा हो सकता है, इसलिए 5वीं कक्षा तक ही रहने देते हैं। ज्यादा से ज्यादा आप 7 कक्षा तक ही जा सकते हैं, कि जब हम आपको बढ़ाएंगे आगे भी आगामी कक्षा में, तो ये बताएंगे कि पीरियोडिक टेबल में जो आवर्त की संख्या है 7, इसलिए मैक्सिमम अभी कक्षा ही 7 बन सकती है, क्योंकि ज्ञात तत्वों की संख्या ही 118, और 118 तत्वों को 118 तत्वों को सजाने अगर बैठेंगे तो 7 कक्षा में ही सजा देंगे। तो ये हमारा रहा पहली कक्षा, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी और ये 5वीं। सबसे पहले ये हमारा नाभिक है, धनावेशित नाभिक, धनावेशित नाभिक, यानी कहें तो ये क्या है, पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस। उसके बाद अगर हम बात करें तो आपको हम बताए हैं, यहाँ एक पॉइंट और लिख भी लीजिए कि इस ऊर्जा स्तर को अंग्रेजी अक्षर के K, L, M, N डैश डैश से सूचित करते हैं। जैसे ये हमारा पहली कक्षा है, तो पहली कक्षा K, दूसरी L, यानी K सेल है हमारा। आगे अगर CELL लिखा गया होगा तो वो सेल बायोलॉजी वाला है, वहां पे SHELL कर लेंगे, बात समझे। CELL जो है, ये सेल अगर लिखा गया होगा गलती से तो ये बायोलॉजी का है, इसको काट देंगे, क्योंकि बायोलॉजी भी तो हम ही पढ़ाते हैं, सेल के दौरान लिखा गया होगा। फिजिक्स वाला सेल और अभी केमिस्ट्री वाला सेल पढ़ रहे हैं, इसमें SHELL ये सेल लिखेंगे, बात समझे। चलिए, तो L सेल, L के बाद हमारा कौन सा सेल होगा, L के बाद M सेल, उसके बाद N सेल, NKLMN, उसके बाद O सेल, ये सब कक्षा है। और यही कक्षा ही तो हमारी क्या है, जहां इलेक्ट्रॉन, इसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है ना, हमारा इलेक्ट्रॉन चक्कर कहाँ लगाता है, इन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाता है। और इलेक्ट्रॉन जिन कक्षा में चक्कर लगाता है उसी को तो हम क्या कहते हैं, एनर्जी लेवल, उसी को क्या कहते हैं, एनर्जी लेवल कहें तो ऊर्जा स्तर। जानते हो एक बात हकीकत है, हम कितना हो अच्छा पढ़ा देंगे, बच्चा के मन में ये डाउट रहेगा कि ये क्या पढ़ा सकता है हमें, तो बच्चा इसी डाउट में अपना सारा कुछ तबाह कर लेता है, क्योंकि उसे खुद नहीं पता है कि हमें क्या आता है। हम तो कम से कम अगर ये क्लास करते हैं तो हम तो सीखेंगे ना। बच्चा खुद की क्षमता नहीं देखता है, लेकिन सामने वालों की क्षमता देखने के लिए तैयार हो जाता है। बताइए ये कहां से सही है। बच्चा पहले अपनी क्षमता देखे और जो जहां से मिल रहा है उसको लपेट ले। लेकिन बच्चा में अभी के दौर जो चल रहा है वो सबसे भ्रष्ट दौर चल रहा है, और गुरु और शिष्य का तो कहें तो दूर दूर तक नाता ही नहीं है इस दौर में। और एक बात हम किन्हीं का सुने थे और बहुत मस्त बात उन्होंने बताया था कि अभी के दौर में शिक्षक बनना सबसे बड़ा पाप है, सबसे बड़ा गुनाह है। क्यों? क्योंकि आप जिसके लिए दिनों भर मेहनत करेंगे, अथक प्रयास करेंगे, आप उसे अच्छा सफल करवाएंगे, अच्छा प्राप्तांक दिलवाने में कोशिश में रहेंगे, लेकिन अगर किसी कारणवश वो बच्चा अगर असफल हो जाए तो सीधा कहें तो आप ही पे दोष देगा, आप ही को डिफेक्ट ठहरा देगा कि अगर गुरु में ही कमी थी, लेकिन अपनी कमी को नहीं देखा। तो इसी पे एक टीचर ने बहुत अच्छी बात बोली थी कि इस दौर में, अभी के दौर में गुरु बनना सबसे बड़ा पाप है, गुनाह है। क्यों? क्योंकि आप जिसके लिए मेहनत कर रहे हैं वही कुछ बोल के निकल जाएगा। तो चलिए, हमें तो आदत है, बाकी लोगों को भी ये सीखना पड़ेगा और ये सहना पड़ेगा। और हम तो इस लाइन में अभी हम भी बहुत दिनों से आ गए हैं, हमें भी 4-5 साल का एक्सपीरियंस है, ऐसा नहीं है कि अनुभवी नहीं है,
बहुत अनुभवी हम में भी है, कभी आओ बैठो मिलो उसके बाद बताएंगे। तो जो बात हम बता रहे हैं वो बस आप लेते चलिए। हम बार बार बोलते हैं कि हम जिस तरह से आपका कॉपी तैयार करवा रहे हैं, अगर उस तरह से आप कॉपी तैयार भी कर लेते हैं तो आपका कॉपी ऑनलाइन के टॉप मोस्ट परिवार से भी भिन्न रहेगा। आप कभी करके देख लीजिए, प्रीवियस क्लास डाला हुआ है, उस क्लास में जितना बात हम बोले हैं, जितना बात हम लिखाए गए हर बात को आप नोट कीजिए, और जितना बात हम बोले हैं अगर उसमें भी अच्छा बात दिखे उसको भी नोट कीजिए, और किसी बाहरी परिवार से आप मिला लीजिए, कहीं से कम नहीं दिखेगा। तो ये बात सीखना पड़ेगा, और हम यहाँ इसी बात को समझाने के लिए, हकीकत दिखाने के लिए तो आए हैं, और दिखा देंगे, कोई बात नहीं। चलिए यहां तक कोई तरह का दिक्कत। अब हम बात करते हैं, थोड़ा इस डायग्राम को भी मिटाते हैं और अच्छे से बताते हैं। ऊर्जा स्तर पर जब हम बात किए हैं तो इस डायग्राम को मिटा के भी अच्छे से हम बात करते हैं। इसको मिटाते हैं और फिर से एक अच्छा डायग्राम बनाते हैं। चलिए 2 डायग्राम आप भी बनाएंगे, 2 डायग्राम हम भी बनाते हैं। एक डायग्राम इधर बना लेते हैं, ये हमारा है नाभिक, ये हमारा क्या है नाभिक, और ये हमारी है पहली कक्षा, और आप लोग अच्छे से बनाएंगे। और ये हमारी है दूसरी कक्षा, और ये मान लेते हैं कोई इलेक्ट्रॉन है। और अब आप बताइए, आप ही बताइए, मान लेते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का क्या किया, अवशोषण किया है, ऊर्जा का अवशोषण यानी एनर्जी गेन किया है। अवशोषण का मतलब क्या है, एनर्जी गेन किया है। अवशोषण, ऊर्जा का अवशोषण किया है। अब बताइए, अगर ये इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का अवशोषण किया है तो अब इस इलेक्ट्रॉन का तो ऊर्जा स्तर बढ़ेगा। और हम आपको बता दिए हैं कि छोटकू देखो, पहली कक्षा का ऊर्जा स्तर, अगर इसके बाद हम दूसरी कक्षा का ऊर्जा स्तर में जाएं तो दूसरी कक्षा का ऊर्जा स्तर पहली से ज्यादा होगा। फिर तीसरी पे अगर जाएं तो तीसरी की ऊर्जा स्तर पहली दूसरी दोनों से ज्यादा होगी। अगर चौथी का ऊर्जा स्तर का बात करें, ऊर्जा स्तर क्या, तो इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है वही तो ऊर्जा स्तर है, तो वही अगर ऊर्जा स्तर है तो अगर दूसरी का बात करें तो दूसरी का ऊर्जा स्तर पहली से भी ज्यादा है। तीसरी का बात करें तो तीसरी की ऊर्जा स्तर पहली दूसरी दोनों से ज्यादा है। चौथी अगर कक्षा का बात करें तो चौथी कक्षा का ऊर्जा स्तर पहली से भी ज्यादा है, दूसरी से भी ज्यादा है, तीसरी से भी ज्यादा है। तो इस तरह से ऊर्जा का लेवल बढ़ता जा रहा है ना, ऊर्जा का स्तर बढ़ता जा रहा है। आप यहां देखो कि अगर ये इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का अवशोषण किया है तो ये इलेक्ट्रॉन अब पहली कक्षा में चक्कर नहीं लगाएगा। अब इस इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा बढ़ गया है, जब ऊर्जा बढ़ गया है तो अब अपने से अगली कक्षा में जाके उच्च कक्षा वाली ऊर्जा स्तर वाली कक्षाओं में जाके चक्कर लगाएगा। यानी इस अगर इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा अगर ज्यादा इस इलेक्ट्रॉन का हो गया है, ऊर्जा स्तर इसका बढ़ गया, तो अब ये पहली वाली कक्षा में चक्कर नहीं लगाएगा, अब ये अपनी से उच्च स्तर वाली कक्षा में जाके चक्कर लगाएगा, उच्च ऊर्जा स्तर वाली कक्षा में जाके चक्कर लगाएगा। यानी अब बताइए ये इलेक्ट्रॉन अगली कक्षा में जाएगी कि निचली कक्षा में, तो आप कहेंगे सर अगली कक्षा में जाएगी, इसीलिए हम तीरा लगा दिए हैं कि ये इलेक्ट्रॉन अब अगली कक्षा में जाके चक्कर लगाएगी। क्यों? क्योंकि इसका ऊर्जा स्तर बढ़ा है, क्योंकि ऊर्जा का इन्होंने अवशोषण किया है। ये इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का क्या किया है, अवशोषण कर लिया, इसीलिए तीरा हम दूसरी कक्षा की ओर लगा दिए। बात समझ रहे हैं ना? इसी तरह से हम एक और फिगर बनाते हैं आपके सामने, और एक और बनाते हैं, और आप देखिए और बताइए। आप खुद कहेंगे गुरुजी ये कीजिए, ये कीजिए, तीरा इधर लगाइए, तीरा इधर लगाइए, कहां आप हाथ को घुमा रहे हैं। चलिए ये हमारी पहली कक्षा हो गई, ये हमारी दूसरी कक्षा हो गई, और सॉरी ये वो नाभिक था, ये पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा। अब बताइए इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा में कहीं घूम रहा है, और ये इलेक्ट्रॉन क्या किया है, तो ऊर्जा का उत्सर्जन किया है। ये इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का क्या किया है, ऊर्जा का उत्सर्जन किया है। उत्सर्जन करने का मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉन ऊर्जा लॉस किया है, और जब इलेक्ट्रॉन ऊर्जा लॉस किया है तो इसका ऊर्जा स्तर घट जाएगा, और जब ऊर्जा स्तर घट जाएगा तो अपने से निचली ऊर्जा स्तर वाली कक्षा में जाके चक्कर लगाएगा ना। इसका मतलब है कि ये अपने से निचली कक्षा में जाके अब क्या करेगा, चक्कर लगाएगा। क्यों? क्योंकि ये अपना ऊर्जा स्तर कम कर लिया, क्योंकि ऊर्जा का ये लॉस कर दिया। बात यहां तक समझ गए? अब अगले टॉपिक की ओर चले। ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं ऊर्जा स्तर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और जिस तरह से हम बोले हैं उस तरह से आप तैयार कीजिए। अगला बात पे चलते हैं, और अगला जो है इसी से संबंधित है, वो है बोरबरी का स्कीम। बोरबरी का स्कीम चल रहा है, और देखिए बोरबरी का स्कीम क्यों, तो अब ये बात करना है कि हमें ये पता चल गया नाभिक क्या होता है। नाभिक के बाद वाली सभी जो ये गोलाकार चक्कर लगाने वाला इलेक्ट्रॉन जहां चक्कर लगाता है उसको कक्षा बोलते हैं।
अब ये बात तो होना चाहिए कि सर अगर इलेक्ट्रॉन कक्षा में अपनी अपनी कक्षा में चक्कर लगाता है तो पहली कक्षा में क्या इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा, दूसरी कक्षा में क्या इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा, तीसरी कक्षा में क्या इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा। अगर मान के चलिए आपके पास 5 घर है तो मान लेते पहली घर में क्या आदमी रहेगा, दूसरी घर में क्या आदमी रहेगा, ये बात का तो पता लगाना पड़ेगा ना। तो इन्हीं बात को पता लगाने के लिए कि नाभिक के बाद वाली जितनी भी कक्षाएं हैं उन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगाएगा उसकी संख्या क्या होगी, पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी। तो अब अगला हम बात करते हैं कि प्रत्येक कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है उस पर बात करते हैं। और ये फॉर्मूला जो देने वाले हैं वो हमारे हैं बोरबरी। और इसके बाद हमारा टॉपिक होगा बोरबरी का स्कीम। और आइए इसको मिटाते हैं, चलते हैं बोरबरी के स्कीम की ओर। हम आ जाते हैं नया टॉपिक बोरबरी के स्कीम पे। अब थोड़ा सा हम एक बार और चर्चा कर देते हैं कि बोरबरी का स्कीम का यहाँ पे क्या महत्व होगा। तो महत्व है, सबका अपना अपना कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस है, बिना इंपॉर्टेंस का कोई चीज तो साइंस में आता ही नहीं है। सबसे पहले हमने नाभिक खोज कर लिया, एटॉमिक स्ट्रक्चर के लिए हमने नाभिक का पता कर लिया रदरफोर्ड के सहारे। उसके बाद हम नाभिक में जो नाभिक के बाहरी और की नाभिक के बाद वाली जो घेरा होती है वो कक्षा होती है, इनर ऊर्जा स्तर होती है, क्योंकि वही कक्षा में तो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। उसके बाद ये भी पता चल गया, तब ये तो पता चलना चाहिए कि अगर ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन अपना अपना इलेक्ट्रॉन जो है अपनी अपनी कक्षाओं में चक्कर लगा रहा है तो एक कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगी, दूसरी कक्षा में क्या कोई इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगी, तीसरी कक्षा में क्या कोई इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगी। यानी कहें तो किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। क्या कोई दिक्कत है इसके लिए? इसके लिए बोरबरी का कुछ योगदान दिया गया है जिसको हम देखते चलते हैं। बोरबरी ने जो थोड़ा लिख देते हैं उसके बाद चलते हैं। इसके बाद जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा बोरबरी का स्कीम। बोरबरी का स्कीम ये हमारा ये टॉपिक होगा। और आपको यहां से पता चल रहा होगा कि बोरबरी है, क्या है, बोरबरी। और ये बोरबरी का स्कीम दो वैज्ञानिक मिलकर दिए हैं, जिसमें एक है बोर और दूसरा है बरी, दूसरा है बरी। और ये दोनों अलग अलग वैज्ञानिक हैं। आप ये मत समझ जाना कि एक ही वैज्ञानिक है, दोनों अलग अलग वैज्ञानिक है, एक नहीं है, आपको ये समझना होगा। चलिए तो अब हम इसके थोड़ा सा कहें तो स्कीम को देखते हैं और आगे इस पे हम चर्चा करते चलते हैं। सबसे पहले ये स्कीम है क्या? ये स्कीम है कि परमाणु की कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन के वितरण करने का जो नियम है वो नियम ही बोरबरी का स्कीम है। वो नियम किसका है? बोरबरी का ही स्कीम है, वो नियम बोरबरी का ही स्कीम है। तो चलिए लिख देते हैं, परमाणु की, ऐसे लिखिए, बोरबरी के द्वारा, बोरबरी के, बोर और बरी के द्वारा, थोड़ा सा इनको सजा दीजिए, बोर और बरी के द्वारा परमाणु की कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन के वितरण के लिए बोर और बरी ने परमाणु की कक्षाओं में, थोड़ा एक सुधार करें, बोरबरी ने परमाणु की कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन के वितरण के लिए एक नियम प्रस्तुत किया जिसे बोरबरी का स्कीम कहा जाता है, बोरबरी का स्कीम कहा जाता है। अब आते हैं आगे से एक पॉइंट बनाएंगे और लिखेंगे। बोरबरी का स्कीम इस प्रकार है, बोरबरी का स्कीम इस प्रकार है। चलिए डैश देके लिखते हैं और अब समझेंगे, पहले लिख देते हैं उसके बाद समझ लेंगे। पहला स्कीम क्या था
तो पहला स्कीम उनका ये था कि परमाणु के कक्षा में इलेक्ट्रॉन की जो अधिकतम संख्या होगी उसको कैसे निकालेंगे, उसको निकालेंगे, एक फॉर्मूला है 2n²। आइए वो लिख देते हैं, तब उस फॉर्मूला पे कुछ कक्षाओं की इलेक्ट्रॉन की संख्या भी निकाल लेते हैं। लिखेंगे परमाणु के कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या सूत्र 2n² से ज्ञात किया जा सकता है। ये बोल्मरी का पहला स्कीम था, पहला नियम दिया गया था कि अगर आप परमाणु के किसी भी कक्षा का, या सॉरी ऐसे सुनो, आप परमाणु में उपस्थित कक्षा और उस कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना चाहते हैं, तो जिस भी कक्षा का इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको चाहिए उसके लिए आप फॉर्मूला यूज कर लीजिए 2n²। और हम उपयोग करके यहाँ बता भी देते हैं। सबसे पहले देखिए फॉर्मूला है क्या, सूत्र आपका है, सूत्र क्या है 2n² है, और यहाँ पे एक टर्म है n। यहाँ जो n है नंबर ऑफ सेल, कहे तो कक्षा की संख्या, नंबर ऑफ सेल। क्या कोई दिक्कत? अब आते हैं, देखो आपको निकाल के हम बता देते हैं। पहली कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब आप बताओ, पहली कक्षा में आप इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना चाहते हो, ये तो बताओ n का मान क्या होगा। पहली कक्षा है तो पहली कक्षा के लिए तो n का मान एक ही होगा, पहली कक्षा है ना भाई, पहली कक्षा है तो पहली कक्षा के लिए n का मान 1 होगा, और n का मान होगा 1, तो सूत्र में रख दीजिए 2n², और n की जगह कितना रखना है, तो n की जगह 1 रखना है, तो 1 रखिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ा दीजिए, 2 गुना है तो गुना, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और 2 गुना 1 2, यानी पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होगी। अब आइए थोड़ा सा जगह हम साफ कर लेते हैं, आइए थोड़ा सा जगह साफ कर देते हैं जिससे कि और आपको आसानी हो जाए समझने में। आइए तो चलिए, पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या हम निकाल लिए, और पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या थी कितनी, तो 2। बात समझ में आ रहा? आइए दूसरी कक्षा, लगभग 7 तक हम निकाल देते हैं, क्योंकि हमें पढ़ना है अभी हमारा जो चल रहा है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आवर्त की संख्या 7 ही है, और जितनी आवर्त उतना ही कक्षा बनती है, क्योंकि हमारे पास ज्ञात तत्वों की संख्या 118, और 118 में मैक्सिमम कक्षा का निर्माण किया जा सकता है, तो 7 ही कक्षा का। तो हम भी आपके सामने 9th में ही 7 कक्षा तक इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाल के बता देते हैं। आइए, और वैसे 5 तक निकाल देंगे तो वो भी काफी है। चलिए, बोरवरी के स्कीम में देख रहे थे, और पहला नियम और पहला स्कीम क्या था, तो परमाणु के कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना है, तो वो संख्या आप कैसे निकालेंगे, तो फॉर्मूला है 2n² से, जिसमें हम पहली कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाल के बता भी दिए। अब आइए दूसरी कक्षा में, दूसरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या। अगर आप चाहते हैं दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना, तो सूत्र क्या होता है, n का वैल्यू क्या होगा, यहाँ n का वैल्यू दो, क्यों, क्योंकि n जो यहाँ इस फॉर्मूला में है वो नंबर ऑफ सेल है, और हम किस सेल का बात कर रहे हैं, किस कक्षा का, तो दूसरी कक्षा का। और दूसरी कक्षा का अगर बात कर रहे हैं तो दूसरी कक्षा के लिए क्या होगा, तो n का मान 2 होगा। थोड़ा सा माइक चेंज कर देते हैं, 1 मिनट वेट। चलिए, दूसरी कक्षा का बात कर रहे हैं, तो दूसरी कक्षा है तो n का वैल्यू 2 हो जाएगा। चलिए, तो आइए 2 का 2, n की जगह 2 रखिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ा दीजिए, 2 गुना 2 का स्क्वायर 4 होता है, और 4 दूनी 8, यानी दूसरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 8 इलेक्ट्रॉन। अब आइए तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब बताइए, कक्षा तीसरी है, हे हो हमर सोना और हे हो हमर बाबू, आप ही बताओ कि n का वैल्यू क्या होगा, तो कहेंगे गुरुजी 3 होगा, क्योंकि तीसरी कक्षा बात कर रहे हैं।
और n का वैल्यू 3, क्योंकि n जो है नंबर ऑफ सेल है, तो नंबर ऑफ सेल किस सेल का बात करें तो तीसरी सेल का। तो आइए फॉर्मूला 2n²। अब आप बताओ 2 का 2, n की जगह आप 3 रखिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ाना पड़ेगा। 2 का 2, 3 का स्क्वायर 9 होता है और 9 दूनी 18, यानी तीसरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रखा जा सकता है, तो 18 इलेक्ट्रॉन रखा जा सकता है। लेकिन आगे जब हम बात करेंगे तो अभी आपको बताना भी उचित नहीं है, क्योंकि आपका दिमाग भरिया जाएगा, लोड बढ़ जाएगा। हम आपको बताते हैं कि किसी भी तत्व को ले लीजिए, किसी भी एटम को ले लीजिए, उसके अगर बाहरी कक्षा का बात किया जाए तो उसके बाहरी कक्षा में 8 ही इलेक्ट्रॉन होगा। ये भी बात आगे आगे हम बताते जाएंगे ऐसा क्यों होता है, लेकिन अभी पढ़ना है कि कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है। तो अभी तीसरी कक्षा में बात की तो 18। अब आते हैं चौथी कक्षा। चौथी कक्षा में आपको नीचे सीक्वेंस में नोट करते जाना है, आपको इस तरह से गैदरिंग नहीं करना है, सीक्वेंस में नोट करते जाना है। चौथी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब आप बताइए, हे हो गुरुजी और कहें तो हे हो हमारे छोटकू एंड छोटकी, आप बताओ n का वैल्यू 4, क्योंकि चौथी कक्षा का बात चल रहा है। फॉर्मूला क्या है 2n²। 2 का 2, n की जगह 4 रखिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ा दीजिए। 2 का 2, 4 का स्क्वायर 16 और 16 दूना 32, यानी चौथी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रखा जा सकता है 32। पहली में 2, दूसरी में 8, तीसरी में 18 और चौथी में 32। कोई दिक्कत? अब आते हैं इसके बाद पांचवी कक्षा। पांचवी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब आप बताओ n का वैल्यू क्या होगा, कहेंगे गुरुजी 5 होगा, क्योंकि पांचवी कक्षा का बात चल रहा है और n हमारा नंबर ऑफ सेल है। तो आइए 2n²। 2 का 2, n की जगह 5 रखना है, स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ाना पड़ेगा। 2 का 2, 5 का स्क्वायर 25 और 25 दूना 50। चलिए ये रहा हमारा तीसरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या, कितनी होगी 50 होगी। यहां तक किसी तरह का कोई दिक्कत? तो आइए अब हम थोड़ा सा ये परमाणु का संरचना करते हैं, मॉडल किसी एक का मॉडल तैयार कर लेते हैं और उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या आपको दिखा के बताते हैं। देखिए आप याद रखिएगा, हमें तो सब याद है। अब आप बताओ, जैसे ये है हमारा नाभिक और ये है हमारा नाभिक का पहली कक्षा। अब बताओ पहली कक्षा में कितनी इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरी कक्षा में कितनी इलेक्ट्रॉन, तो दूसरी में 8। तीसरी में कितनी इलेक्ट्रॉन, तो तीसरी कक्षा में कितना होगा 9 दूना 18। चौथी कक्षा में 16 दूना 32। पांचवी में 50 इलेक्ट्रॉन। अब आपको इतना सजाना भी स्टार्ट करें तो बहुत दिक्कत है। जैसे ये 2 इलेक्ट्रॉन है, तो मान लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन यहां चक्कर लगा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन यहां, संख्या कम था सजा दिए। 8 वाला को भी सजा देते हैं, ज्यादा को मत सजाइए नहीं तो आपका कॉपी गैदरिंग हो जाएगा। दूसरी कक्षा में 8 है तो 8 को सजा लीजिए, 4 4 5 6 7 8। तो इसी तरह से हर इलेक्ट्रॉन की अपनी अपनी कक्षाएं होती हैं और अपनी अपनी कक्षाओं में चक्कर लगाते रहता है। और बोरवरी के स्कीम से तो यह भी पता चल गया कि किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगी। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगी, दूसरी में 8 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगी, तीसरी में 18 लगाएगी, चौथी में 32 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा और पांचवी में 50 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा। इस तरह से छठी भी निकाल सकते हैं, इस तरह से सातवीं भी निकाल सकते हैं। क्या यहां तक कोई दिक्कत? तो बोरवरी का पहला नियम कहें, स्कीम कहें, आपको पता चल गया। दूसरा स्कीम आइए, तो बोरवरी का दूसरा स्कीम क्या था कि परमाणु के बाह्यतम कक्षा में अधिक से अधिक 8 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। यानी कहें तो परमाणु के बाहरी कक्षा में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन ही उपस्थित रह सकता है। 8 इलेक्ट्रॉन ही उपस्थित रह सकता है। ये बोरवरी का क्या था, ये दूसरा स्कीम था। क्या यहां तक कोई दिक्कत? अब तीसरा स्कीम क्या है? तीसरा स्कीम इन्होंने ये बताया कि जैसे आप मान के चलो कि अगर पहली कक्षा को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए
तो ऐसा नहीं है पहली कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन घूम रहा है और दूसरी में 8 घूम रहा है, ना बाबा ना। जब तक आपकी अंदर वाली कक्षा नहीं भरेगी तब तक बाहरी वाली कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर नहीं लगाएगा। जैसे इसमें कितना है, 1 ही है, तो इसमें 2, यानी कहें तो आपके आंतरिक कक्षा भरी होनी चाहिए तब जाके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन। जैसे आंतरिक कक्षा पूर्णतः भरा हुआ नहीं है तो बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन पहले आंतरिक को तो पूर्ण करें तब तो बाहरी को पूर्ण करेंगे। तो ऐसा बात नहीं है बाहर पूर्ण है अंदर कम है, ना बाबा ना, पहले अंदर वाली कक्षाएं पूर्ण होनी चाहिए तब जाके बाहरी कक्षा पूर्ण करेंगे। तो बोरवरी का तीसरा स्कीम यही था कि परमाणु के आंतरिक कक्षा भर जाने के बाद ही दूसरी कक्षा को या आंतरिक कक्षा भर जाने के बाद ही बाहरी कक्षा को भरेंगे, बाहरी कक्षा को भरेंगे। जैसे अगर हम मिटा के आपको बताना चाहें तो अच्छे से बताएंगे। ये तीसरा स्कीम बोरवरी का था। जैसे आप मान के चलिए कि आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन है और मान के चलिए ये हमारा नाभिक है, ये पहली कक्षा है और ये दूसरी कक्षा है। आपको याद आएगा गुरुजी 8 इलेक्ट्रॉन तो दूसरी कक्षा में भर जाएगा, कहेंगे दूसरी कक्षा में 8 चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 8 तो रख सकते हैं। तो आप कहिएगा गुरुजी क्यों ना 8 इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा में ही भर दें। हम आपसे कहेंगे कि आप दिमाग लगाओ, क्या अंदर वाली आपकी कक्षा आंतरिक कक्षा पूर्णतः भरी हुई है? कहेंगे जा गुरुजी ये तो गलती काम कर दिए, अंदर वाला भरवे नहीं किया, बाहर वाला भर दिए, 8 का 8 भर दे दिए ओकरे। तो ना, पहले अंदर वाला को भरिए। अंदर वाला को कितना चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन अंदर वाला को दे दीजिए। अब आप 8 में से 2 इलेक्ट्रॉन तो अंदर वाला को दे दिए, आपके पास बचा कितना? 6 इलेक्ट्रॉन। अब 6 जो बचा है उसी को बाहरी कक्षा में भरिए, 6 जो बचा है उसी को बाहरी कक्षा में भरिए। 2 2 4 1 5 1 6। क्यों? क्योंकि बोरवरी का स्कीम कहता है कि जब तक आपकी आंतरिक कक्षा नहीं भरेगी तब तक हम बाहरी कक्षा को भरना स्टार्ट नहीं करेंगे। बात समझ में आया? आज बहुत सारे टॉपिक को आज भी खत्म किए हैं। आशा है और उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए ज्यादा समय ना व्यतीत करते हुए हम अपनी विराम यहीं पे ले लेते हैं। लेकिन अगर आपको ये क्लास कहीं से भी फायदेमंद लग रहा है, इस क्लास से आप जुड़ जाएं, इस परिवार पे अपना प्यार बरसाएं। अगर ये क्लास आपको मजेदार लग रहा है तो क्लास को एक बार हमारी तरफ से जम के शेयर कर दिया जाए। क्या इस चीज के लिए राजी हैं? और जो भी लोग शेयर कर रहे हैं इन क्लास को वो कमेंट में आके बताएंगे हाँ गुरुजी हमने सबसे पहले शेयर किया है। और उन बच्चों से कहें तो हमें जो खुशी मिलेगी वो अलग लेवल का होगा, और वो लेवल हमारा क्या हैप्पीनेस लेवल होगा। जैसे हम आपको एनर्जी लेवल पढ़ाए ना, तो आप हमें कम से कम हैप्पीनेस लेवल तो दीजिए। क्या ये तो बन सकता है ना? तो आज यही हम अपनी क्लास को विराम देते हैं और फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। आज की क्लास के लिए धन्यवाद।